जय हिंद दोस्तों मैं आलोक आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सभी इम्पॉर्टेंट जो भाग हैं और अनुच्छेद हैं संविधान के, उन सबको मैंने कवर किया है। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है उन्हीं सबको लाया हूँ। अब पूरा 395 आर्टिकल को ख़त्म किया हूँ। इसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चंस आते हैं और इसको मैंने एक ही वीडियो में पूरा कवर किया है। और लास्ट में हमने क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चंस रखे हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप लोग बने रहिए। यहाँ से आप कुछ ना कुछ आज लेके जाएंगे, एक या दो नंबर आप लेके जाएंगे। और मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से पूरा आपको ये माइंड में फिट कराया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमने टॉपिक से। पहले हम समझेंगे आर्टिकल्स, अनुच्छेद। ठीक है, जैसे ये मूल संविधान है। जब संविधान बना था तो उस टाइम आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद उस टाइम 395 अनुच्छेद थे। भाग अगर देखा जाए तो 22 भाग थे, अनुसूचियाँ 8 थी। और वर्तमान में इस टाइम पे कितने हैं? अनुच्छेद देखेंगे 395 है, भाग 22 है, अनुसूचियाँ बढ़ी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 463 अनुच्छेद हैं, 463 आर्टिकल्स है। अब कैसे? जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 19 नंबर का आर्टिकल जो है स्वतंत्रता हमको देता है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान है? जैसे आर्टिकल हमको बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है ना, तो आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल सी उसके सब पार्ट है ना। उसी तरह से ये मिला के पूरा 463 हो जाता है। और भाग जैसे 9 का भाग देखेंगे तो उसमें 9 का जोड़ा गया है नगर पालिका, 9 का सहकारिता जोड़ा गया है। उसी तरह से टोटल 25 भाग हो जाते हैं। तो ठीक है, अगर गणना की दृष्टि से बोले तो 463 अनुच्छेद, 22 भाग। और अनुसूचियाँ 8 अनुसूची थी, 12 अनुसूची कौन कौन सी आई थी? 9, 10, 11, 12। ठीक है, 9वीं अनुसूची आई थी आपका जब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब आई थी। और आप 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची आई थी आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 में आया था। ठीक है, और 11वीं अनुसूची देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। ठीक, और 12वीं अनुसूची देखा जाए तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ये 4 संशोधन करके अनुसूचियाँ बढ़ाई गई थी, 9, 10, 11, 12। ठीक, तो आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद। भाग 1 पहले समझेंगे, उसमें क्या है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेगा, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात करेगा। अनुच्छेद 1 से 4 कवर किया है, अनुच्छेद 1 से 4 कवर किया है। आर्टिकल 1 में क्या कहता है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। ठीक, क्या कहता है? भारत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में बात करता है। मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 बात करता है भारत में नवीन या नए राज्यों का प्रवेश। जैसे अपना भारत देश है, अगर कोई इसमें आके मिलना चाहता है तो उसका स्वागत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 कहता है। ठीक, इसमें एग्जाम्पल तौर पे ले लेंगे तो जब 35वां संविधान संशोधन के तहत एक संविधान संशोधन बनाया जाता है 35वां, उसके तहत 1974 में सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। पहले सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, सिक्किम अलग राज्य था, अलग कंट्री थी आप कह सकते हैं। तो 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को भारत में जोड़ा गया, जिसको असम का सह राज्य बनाया गया। मतलब जैसे जब सिक्किम आप देखेंगे कि असम के जस्ट ऊपर ही सिक्किम है, तो जब सिक्किम को बना तो उसका सहराज्य बनाया गया। लेकिन फिर उसके बाद 35वां संविधान संशोधन के जस्ट तुरंत बाद ही 36वां संविधान संशोधन 1975 में लाते हैं। उसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो इसका मतलब हो गया अनुच्छेद 2 के तहत भारत में नवीन या नए राज्यों का प्रवेश हो जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? भारत की सीमा के अंदर किसी नए राज्य का बनना। ठीक है, किसी नए राज्य का बनना। ठीक, जैसे क्या कर सकते हैं? नए राज्यों का निर्माण हो गया, वर्तमान जो राज्य है उसके क्षेत्र में उसके सीमाओं या उसके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास करके ये सब किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत के जैसे आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर को ही बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर उसको बांट के लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित बना दिए गए। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2019 को भारत की जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को अलग अलग बना दिया गया। तो आर्टिकल 3 के द्वारा ही हुआ। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 में क्या कहता है? जो आर्टिकल 1, 2 और 3 है ना, उसका पालन करने के लिए
संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल एक बिल मान के भी बदला जा सकता है। ठीक, और देखते हैं भाग 2 नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता में देखेंगे तो 5 से 11 तक की बात करेगा नागरिकता में आपको। अब आर्टिकल इसमें देखते हैं, आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी नागरिकता की परिभाषा दी गई है किसमें, आर्टिकल नंबर 5 में ही। आर्टिकल नंबर 6 में कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 5 बोला है कि जो 19 जुलाई 1948 कब 19 जुलाई 1948 के पहले की बात करता है। 19 जुलाई 1948 के पहले से पाकिस्तान से जो भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 6 कहता है। आर्टिकल नंबर 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता कहता है, जो इसमें कहता है कि 1 मार्च 1947 के पहले की बात है। कब, 1 मार्च 1947 के पहले भारत से जो कोई पाकिस्तान गया हो तो उसके नागरिकता के बारे में बात करेगा। 7 पहले 5 क्या करता है, 5 डिफाइन करता है नागरिकता के बारे में। 6 क्या कहता है, पहले बुलाओ, भारत से जो पाकिस्तान आया है उसके बारे में बात करेगा। फिर 7 क्या कहता है, भारत से जो पाकिस्तान चला गया उसके बारे में बात करेगा। ठीक, और उसके बाद 8 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 में यही बोला गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार देता है, भाग 8, मतलब ये आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 बात करता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित हो जाना। ठीक है, अगर आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो आपका भारत की नागरिकता से आप वंचित हो जाओगे, आर्टिकल नंबर 9 कहता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, आर्टिकल या अनुच्छेद 9 से 9 याद रखना। जैसे ही आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण की, आपकी भारत की नागरिकता 9 हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, अब भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। हमारा मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट, जो हमारा मौलिक अधिकार था, पहले ये कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया था। स्टार्टिंग में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे मौलिक अधिकार, लेकिन इस टाइम 6 है, क्योंकि इसमें जो आपका 31 था, अनुच्छेद 31, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा के आर्टिकल नंबर 300 क में कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास अब 6 रह गए हैं। ठीक, और कब हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। तो इसमें हम पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। इसमें हम बात करेंगे 14 से लेकर 18 तक। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत बोलेगा तो अब हम लोग एक साथ रह सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 17 क्या हो गया, अस्पृश्यता का अंत हो गया। जैसे अस्पृश्यता का अंत होता है, उपाधियों का भी अंत हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 की बात करता है। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है आपको। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 19 में ही 6 आते हैं, 6 पार्ट इसके आते हैं। 6 पार्ट में हम तो देख लेते हैं 19A। पहले एक छोटा सा ट्रिक हम देख लेते हैं कि कोई बॉस है, बॉस के संग, के साइलेंट है, बॉस के संग आया गया, क्या, ठीक है, आया गया, बॉस के संग आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है, और बस व्यापार किया। ठीक, अब यहाँ देख लेना, बोलने की स्वतंत्रता आ गया ना, अनुच्छेद 19 से में जब बोलने की स्वतंत्रता होगी तुम्हारे पास मीडिया के लिए भी स्वतंत्रता, हम झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता इसी में अनुच्छेद 19 का में ही दिया गया है। ये झंडा फहराने की स्वतंत्रता पूछा था एक बार एग्जाम में, किस आर्टिकल में दिया गया है, काफ़ी लोग बता नहीं पाए क्योंकि ये कहीं जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, ये 19A में ही दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता। और स से यहाँ बो से हो गया बोलने की स्वतंत्रता, स से आप हो गया आपका सभा करने की, शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर भी सभा यानी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता 19B में दिया गया है। 19C में दिया गया है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। यहाँ पे देख लेंगे संघ, बॉस के संघ से संगठन बनाने या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D बात करता है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, यहाँ आया गया से हो गया आने जाने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19 बात करता है देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, यहाँ बस व्यापार क्या यानी बसने की स्वतंत्रता। 19G बात करता है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता यानी व्यापार की स्वतंत्रता। ये हमारे 19 में इतने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे 19F नहीं दिया है, 19F को इसने निकाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसमें भी संपत्ति के अधिकार की था, जैसे आपका वहाँ पे था मौलिक उसमें था आपका किसमें मौलिक अधिकार के भाग 31 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। इस तरह से यहाँ पे 19F को भी हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे 19 वो तो हो गया। 20 को बात करते हैं अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले अपराध के दोष सिद्ध के बारे में संरक्षण कौन आर्टिकल प्रदान करता है तो 20 बोल। इसमें क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य के करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध किया हो, जिस टाइम पे जो कानून यानी जो कानून बना है उसी के तहत उसको क्या मिलेगा, अपराध की सज़ा मिलेगी। बाद में कोई कानून बना के इसके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। ये हमारे अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में कहता है। और दूसरी बात कहता है दोहरे दंड से हमको बचाता है। एक अपराधी को एक कार्य के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, उसे बार बार नहीं मिलेगा। ये अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में ही आता है, आर्टिकल नंबर 20 में आता है। और उसमें बोलता है आत्म अभिशंसन के संरक्षण की बात करता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह के रूप में उसे ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा कि तुम अपने ही खिलाफ गवाह दो, ठीक है। तो ये हमारे 3 चीज़ इसमें आर्टिकल नंबर 20 में आते हैं। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में आता है। और 21A में आता है शिक्षा के अधिकार। 21K में आता है शिक्षा के अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि शिक्षा का अधिकार कब आया था। इसमें क्या करता है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा राज्य सरकार, ठीक है, ये बात करता है। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक। इतना तक आपको समझ में आ गया। तीसरी चीज़ देखते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 पॉइंट देखते हैं 23-24। मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध कौन करता है, 23 आर्टिकल नंबर 2-3 करता है 23। 24 क्या कहता है, कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। 24 14 वर्ष से कम बच्चों के कारखानों में काम करने के लिए प्रतिषेध करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। इसमें हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जिसमें 25 है। 25 में क्या कहता है, अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमको होगी। और आर्टिकल 28 क्या कहता है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक। 5वां पार्ट क्या कहता है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। इसमें 2 आर्टिकल है 29 और 30। 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार दिया गया है इसमें, यानी वो अपनी शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं आर्टिकल नंबर 30 में। और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसी को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल नंबर 32 में। और आर्टिकल नंबर 226 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है, ठीक। आइए देखते हैं भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 आ गया। इसमें हम देखेंगे कुछ टॉपिक, मतलब कुछ आर्टिकल देखेंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है, राज्यों का क्या कर्तव्य हो गया, ध्यान से देखना आर्टिकल इसके। आर्टिकल नंबर 38 करता है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का संचालन नागरिकों के हितों में करे। आर्टिकल नंबर 38 कहता है, ठीक। 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस में है, आर्टिकल नंबर 39 में है, ठीक। 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, यानी ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 40 के तहत होता है। और अनुच्छेद 44 क्या कहता है, समान
नागरिक सिविल संहिता लागू करने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 44 में। और बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 48 आता है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन संबंधी व्यवस्था किस में है? आर्टिकल नंबर 48 में है। और 48A क्या कहता है? पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। पहले कृषि पशुपालन आया। कृषि पशुपालन क्या करते थे कि ये लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे। जो कृषि करते थे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे, जंगलों को काटते थे, पशुपालन फिर चर जाते थे। तो उसके लिए एक अनुच्छेद और बनाया गया 48A। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें बोला गया पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण की बात किया। ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य विभाजन। इसको कैसे आप याद करोगे? जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य विभाजन कैसे हो जाएगा? जैसे पूरा 100 है, 50 तुम संभालो, 50 हम संभालें, तो यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन कर दिया गया। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखो भाई। 51 आर्टिकल अनुच्छेद कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान है। ठीक, तो ये नीति निर्देशक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं उसी में भाग 4 का जोड़ा गया था, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के लिए कोई मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन 1976 में, कब? 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की गई थी। उसी के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पहले इसमें कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वही 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए। ठीक, तो मौलिक अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। भाग 5 हम संघ देखेंगे, 52 से लेकर 151 तक है। और भाग 6 राज्य में अनुच्छेद 152 से 237 तक की बात करता है। भाग 5 में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, और भाग 6 में हम राज्यपाल की बात करेंगे। राष्ट्रपति की पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, तो राष्ट्रपति का जो हमारा होता है पद हो गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 हो गया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसकी संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल नंबर 53-54 में 54 निर्वाचन, नाम में रेखा 6 से 54, 6 से निर्वाचन। ठीक है, 54 निर्वाचन याद करोगे 2-3 बार याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? 54 में है। ठीक, और उसके आगे हम बात करते हैं राज्यपाल का। 153 में क्या करता है? राज्यपाल की पद की बात करता है। 154 शक्ति और कार्य के बारे में बात करता है। 155 निर्वाचन के बारे में बात करता है। ठीक, और अगर इसमें राष्ट्रपति के पद में, ठीक है, जो राष्ट्रपति हमने पढ़ा है 52, अगर उसमें 101 जोड़ दें तो 153 हो जाएगा, तो बन यानी राज्यपाल का पद। अब या 101 जोड़िए, नहीं तो +1 ही जोड़िए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 52 है, 52 से 53 तो होगा नहीं, 153 होगा ना। 100 अपने आप इसमें मान लीजिए जो 52 है राष्ट्रपति का पद, अगर इसमें +1 जोड़ दिए 53 और 1 आगे लगा दिया तो 153 राज्यपाल का पद हो जाएगा। ठीक, और 53 यहाँ पे अनुच्छेद 53 शक्ति कार्य था, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए 54 हो जाएगा, तो 154 शक्ति कार्य किसका? राज्यपाल का। ठीक, अब यहाँ पे 54 निर्वाचन है, तो इसमें 1 जोड़िए 55 हो गया, तो 155 इसका निर्वाचन राज्यपाल का हो गया। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखना। और 60 से शपथ, स से शपथ, स से 60, स से शपथ किसका शपथ? राष्ट्रपति का शपथ। 60 से शपथ हो गया, सब कुछ हो गया, तो 61 में महाभियोग लग जाएगा। किसके ऊपर महाभियोग लगा? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है। किस आर्टिकल के थ्रू? 61 के थ्रू। 72 में क्या करता है? क्षमादान की बात करता है। राष्ट्रपति क्षमादान की बात करेगा 72 में। ठीक, और 123 में अध्यादेश बुलाता है राष्ट्रपति 123 के थ्रू। ठीक है, और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशूरा कर सकता है राष्ट्रपति, 143 आर्टिकल में। ठीक, अब उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद कहता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, आर्टिकल नंबर 64। तो 2 इम्पॉर्टेंट उपराष्ट्रपति के आर्टिकल है, 63 और 64। ठीक, 52 याद रखना राष्ट्रपति का, 153 राज्यपाल का और 63 राष्ट्रपति का। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करेंगे। प्रधानमंत्री का 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखना। 74 में मंत्रिमंडल की बात करेगा, 75 प्रधानमंत्री, 76 महान्यायवादी। जो ये मंत्रिमंडल है ना, इसका
मेन ये होता है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल नंबर 74 में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। 75 में प्रधानमंत्री होना चाहिए, ठीक है। 76 में महान न्यायाधीश की बात करता है, ठीक। अब बात करेगा यहाँ पे -11 कर दीजिए। इसमें जो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, महान न्यायाधीश -11 करेंगे तो मुख्यमंत्री की बात करेगा। तो 74 से 63 हो जाएगा, -11 की बात करेंगे 63 तो आर्टिकल इसका तो मुख्यमंत्री का होगा ही नहीं, तो इसमें एक पहले और जोड़ दीजिए तो 163 हो गया। 163 किसका होगा? मंत्रिमंडल की बात करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो प्रधानमंत्री में क्या था? मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। यहाँ पे होगा राज्यपाल की बात करेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल नंबर 163 में आएगा। 164 में मुख्यमंत्री की बात करेगा। 165 में महाधिवक्ता की बात करेगा, ठीक। अब अनुच्छेद 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। तो सरल ट्रिक है एक छोटी सी, सरल संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 80, 81 ये हमारे अनुच्छेद हैं, ठीक। इसी तरह से अनुच्छेद 168 विधानमंडल की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 168 क्या कहेगा? विधानमंडल, वैसे जो ये विधानमंडल है पूरा विधानमंडल ही आता है कितने? 168 से लेके 212 तक आता है, ठीक। पूरा विधानमंडल 168 से लेके 212 तक आता है। जो ये विधानमंडल है ना, विधानमंडल, तो इसमें क्या होता है? राज्यपाल हो गया, ठीक है। आपके एक राज्यपाल हो गए और 2 सदन हो गए, ठीक है। राज्यपाल, 2 सदन, इन तीनों को मिलके विधानमंडल बनता है। अब 2 सदन, जिस कहीं 5 राज्यों में आपका जैसे विधान परिषद भी है और विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन कहीं कहीं विधान परिषद भी है, तो इसलिए 2 सदन बोल दिया गया। तो इन दो सबको मिला के विधानमंडल बनता है। और विधानमंडल 168 से लेकर 212 आर्टिकल तक रहता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 168 किसकी बात करेगा? विधानमंडल की बात करता है। और 160 क्या करेगा? राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और अनुमूलन की बात करेगा। मतलब राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की बात करेगा और उनको मतलब ख़त्म की बात करेगा। 170 क्या करेगा? विधानसभा की संरचना की बात करेगा विधानसभा। तो 168, 169, 170 ये याद रखना, ठीक। अनुच्छेद 100 निर्णायक मत की बात करेगा, ठीक है। अब ये किसके निर्णायक मत की बात कर रहा है आप यहाँ पे समझिए। जैसे विधानसभा में मत बराबरी से बट गया, ठीक है, और कोई पार्टी का मतलब मत दोनों पार्टी को बराबर मिल गया, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 50 मिल गया, इसको 50 मिल गया, 50-50 100 हो गया। तो इसमें क्या करेगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा उसे निर्णायक मत देने का अधिकार मिलता है अनुच्छेद नंबर 100 से, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 100 निर्णायक मत देने का अधिकार मिला। अनुच्छेद 108 क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, ठीक है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकेगा किसमें? 108 आर्टिकल में, ठीक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 112 बजट के बारे में बात करेगा या वित्त विधेयक के बारे में बात करेगा, ठीक है। बजट के बारे में कौन बात करता है? 112 आर्टिकल नंबर, ठीक। 116 लेखानुदान और प्रत्यानुदान के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयक नहीं, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। 117 एग्जाम में पूछा था इसलिए इसको मैंने लिया है कि पूछा है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किसमें? 117 आर्टिकल में। और बजट किसमें है? यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट हो गया ना, तो 112 में है। इन सब को बातों को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर पूछे वित्त आयोग की बात करेगा तो आर्टिकल 280 में हो जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग की बात करेगा अगर वो वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग की बात करेगा किसमें होगा? 280 में वित्त आयोग, ठीक। आइए आगे देखते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं 124, 147 और हाई कोर्ट 214 से 232, ठीक है। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में और गठन के बारे में कहा गया है। 125 क्या है? न्यायाधीशों के वेतन के बारे में कहा गया है। 127 तदर्थ न्याय यानी एडॉक चीफ जस्टिस के बारे में बात किया गया है, एडॉक जजेस के बारे में बात किया गया है 127 में। 129 में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, ये आर्टिकल नंबर 129 में। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्टिकल हैं ना उसे रट लेना। आर्टिकल नंबर 129 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई
मतलब वर्डिक्ट या कोई न्याय दिया है तो उस न्याय को आप हाई कोर्ट में जाके चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्याय हो लेना, इसका मतलब यही होता है। ठीक, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति, मैंने बताया था ना अभी 143 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 214 देखिए 114, 124 और 214 अंक वही है, बस बदल दिए गए हैं। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। और 215 में क्या कहता है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्याय हो लेना। यहाँ पे क्या बोला था, 129 बोला गया था। ठीक है, वो 129 बोला गया था उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अब यहाँ बोला गया उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215 में। ठीक, 216 में क्या था, उच्च न्यायालयों का गठन की बात करता है। अगर पूछे उच्च न्यायालय का गठन, अगर 214 नहीं 214 की बात करता है तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, लेकिन उच्च न्यायालयों का गठन होगा 216। और 221 क्या होगा, न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताएगा। 222 क्या होगा, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, मतलब जैसे एक न्यायालय, मतलब एक हाई कोर्ट में एक जज यहाँ से दूसरे हाई कोर्ट में भेजना हो तो 222 हो जाएगा, 222 की बात करेगा। ठीक, अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की शक्ति है किसको, हाई कोर्ट को। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 से 5 प्रकार के रिट निकालते थे। लेकिन ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रिट निकालता है तो 226 आर्टिकल के तहत। ठीक, 231 क्या कहता है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, 231 की बात करता है। ठीक, संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है। ठीक, भाग 8 की बात करेंगे, संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। अनुच्छेद 239 से 242 कवर करेगा। 239 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करता है। और आर्टिकल 241 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। इसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको मैंने लाया कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें किया गया है, 241 आर्टिकल में। ठीक, भाग 9 देखते हैं, 9 क की बात करते हैं, नगर पालिका। और भाग 10 तीनों देखेंगे। भाग 9 में पंचायत की बात करेगा, और भाग 9 क जोड़ा गया था नगर पालिका, और भाग 10 बात करेगा तीनों। भाग 243 आर्टिकल में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताता है। ठीक है, ये 2 आर्टिकल बस इसके इम्पॉर्टेंट है। 243 पंचायतों का बारे में बात करेगा, और 244 के अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन का बात। संघ और राज्य के बीच संबंध है। भाग 11 245 से 263 अनुच्छेद, इसमें क्या कहता है, अनुच्छेद 248 में कहा गया अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ के बारे में बताता है। अब ये जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या है दोस्तों, जैसे आप देखे होंगे कि सूची 3 सूची बनी थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, जो संघ सूची और संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, और जो समवर्ती सूची थी संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो सूचियाँ जो विषय और बच जाते हैं वो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ कहते हैं, यानी अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वही है जो तीनों के अलावा ही एक्स्ट्रा विषय बचती थी। तो अनुच्छेद 248 में कहता है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, ठीक है, किसके पास, मतलब 248 में है। और आप देखोगे 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी, वायसराय के पास थी, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और 249 आर्टिकल क्या कहता है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद को शक्ति है। ठीक, और 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति दिया गया है। ठीक है, और 262 क्या कहता है, अंतर्राज्य नदियों या 2 नदियों के जल संबंधी विवाद, अंतर्राज्य नदियाँ या नदी, मतलब यहाँ पे बोलते दोनों ने 2 बोलते हैं, 2 राज्यों के, जैसे 2 राज्य हैं, आपका ये एक राज्य है, एक राज्य है, यहाँ से एक नदी फ्लो कर रही है, यहाँ से भी जा रही है। अगर कोई विवाद आ गया तो उस विवाद को किस आर्टिकल के थ्रू लाया जाता है, 262 आर्टिकल के थ्रू लाया जाता है। अब ये नदी बोर्ड एक्ट
बना, उसी के उपलक्ष्य में 1956 में नदी बोर्ड एक्ट बना था, ठीक है, उसी के द्वारा। तथा अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 1956 में आया था, तो याद रखना। अनुच्छेद 263 क्या कहता है? अंतर्राज्य विकास परिषद का गठन करता है। और अंतर्राज्य विकास परिषद क्या है? जैसे राज्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया, उसकी जांच करवाने, उसकी जांच करेंगे और उनको सलाह देंगे कि आपस में भाईचारा बनाए रखिए। तो अंतर्राज्य विकास परिषद का गठन 263 में आता है, ठीक। ये 18 मई 1990 का इसका गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद भाग 12 में आता है, ठीक। अनुच्छेद 264 से 301 की बात करता है। 266 बात करता है भारत की संचित निधि का उल्लेख है, और 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। याद रखना, भारत की, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है भारत की संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 266। पहले संचित निधि आएगा, उसके बाद आकस्मिक निधि आएगा, ठीक। उसके बाद 280 वित्त आयोग की बात करता है, ठीक है। और 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, 292 में, 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। जो भारत सरकार उधार ले रही 292 के थ्रू ले रही है, और 293 के थ्रू राज्य सरकार उधार ले रही है, ठीक। और अनुच्छेद 30A संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 31 उठा के इसी में रखा था, ठीक है। भाग 13 बात करेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, भारत के संघ राज्य क्षेत्र। 301 में क्या कहता है? भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल नंबर 301। और भाग 14 क्या कहता है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं की बात करता है। जैसे 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अब क्वेश्चन पूछता है जो IAS, IPS और IFS है वो किस आर्टिकल के थ्रू आते हैं? 312, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अब देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, IPS इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, और IFS इंडियन, देखिए IFS दो होता है, IFS दो होता है, एक होता है फॉरेन सर्विस, एक होता है फॉरेस्ट सर्विस। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये IFS कौन सा है, फॉरेन सर्विस है या फॉरेस्ट सर्विस है? तो ये फॉरेस्ट सर्विस है, याद रखना, ठीक है। कौन सा है? IAS, IPS, IFS, ये फॉरेस्ट सर्विस की बात करता है। 315 में संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया गया, जैसे UPC और अदर स्टेट PCS का उल्लेख किया है 315 में, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि का प्रावधान किया गया है। 323A में प्रशासनिक कार्यों के लिए ट्राइब्यूनल या अधिकरण की प्रदान करता है, ठीक। अब भाग 15 में निर्वाचन की बात करेगा, 324 से 329। 324 में चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा, यानी 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। 326 क्या कहता है? लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक। भाग 16 क्या कहता है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 330 से 342, ठीक। 330 में क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। और 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो था इसको ख़त्म कर दिया गया, इसीलिए मैंने इसको लाया है, ठीक है। इसको ख़त्म कर दिया गया आंग्ल भारतीय समुदाय को। 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया, 332। और 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है, ठीक। तो 331 पहले लोकसभा, फिर विधानसभा, आंग्ल भारतीय विधायक। 341 क्या कहता? अनुसूचित जाति की बात करेगा, और 342 अनुसूचित जनजाति की बात करेगा, याद रखना, 341 342, ठीक। 17 भाग 17 राजभाषा का उल्लेख किया गया, 343 से 351 तक, ठीक है। 343 में क्या कहा है? संघ की राजभाषा का उल्लेख क्या है? उल्लेख की बात करेगा, 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख करता है। 345 में क्या कहता है? राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं की बात करेगा, राज्यों की, संघ की राजभाषा 343, 345 राज्यों की राजभाषा। 348 में क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 348 की बात करता है। 351 का क्या कहता है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है।
और 18 में आपातकाल लागू होता है। 352 से 360, 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेगा। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात करेगा। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 19 में प्रकीर्ण 361 से 367 की बात करता है और भाग 20 संविधान का संशोधन की बात करेगा। 361 में क्या कहता है, राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। 364 में बात करेगा आपका जो आपका ये राजपूत है, राजपूत नहीं राज प्रमुख है, ये सॉरी, ये जो आप राजपूत देख लें यहाँ पे राज प्रमुख है। क्या है, राज प्रमुख। राज प्रमुख की राष्ट्रपति राज्यपाल और राज प्रमुख का संरक्षण 361 आर्टिकल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद 364 में क्या कहा गया है, महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध दिया। 368 आर्टिकल संविधान संशोधन का प्रावधान, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछता है एग्जाम पे कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 368 के अनुच्छेद में है। ठीक, और भाग 21 देखेंगे, अस्थायी परिवर्तित और विशेष प्रावधान, भाग 21 की बात करता है। ठीक है, 369 से 392 तक है। जैसे इसमें 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। ठीक है, और 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक, अब इसमें देखिए 300 एग्जाम में पूछता है इसलिए मैंने इसको ले लिया। जैसे विशेष उपबंध की बात करेगा तो महाराष्ट्र और गुजरात का तो 371 में है। ठीक, लेकिन उसके बाद कुछ सब डिवीज़न है 371 क ख ग घ अंग ऐसे बात किया है। ठीक, तो एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे यहाँ पे 371 का की बात करेगा तो क से आपका क्या हो गया, क से काना, याद रखना छोटा ट्रिक है, क से काना नागालैंड। ठीक है, 371 क से काना, क से ना से नागालैंड। खसम, खसम को आप यहाँ पे देखोगे असम से याद रखना। एक सेकेंड, ग से गम। ठीक है, ये जो ग है ना, ग से गम याद रखना, ग से गम। 371 ग क्या होगा, ग से गम, म से मणिपुर, और घ अंग याद रखना आप लोग आंध्र प्रदेश ही रहेगा। ठीक है, घ और अंग आंध्र प्रदेश राज्य और आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 371 घ अंग। च से चरसी याद रखना, च से चरसी, च से चरसी तो सिक्किम याद रखना, च से चरसी यानी सिक्किम याद रखना। ठीक है, और उसके बाद छ से छम या छमिया याद रखना, छ से छम मिजोरम। ठीक है, नहीं बोलते छमिया, 371 छम से छमिया मिजोरम। 371 जरूर आना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और झ हो गया आपका गोवा। ठीक, ये इतना याद रखना आर्टिकल। 377 भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के बारे में उपबंध है और 378 लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है और 22वां है संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरीक्षण, 22 भाग। ठीक है, 393 से 395 में आता है। इसमें क्या कहता है, 393 संक्षिप्त नाम, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ठीक है, ये बोला गया है इसमें। 394 में क्या कहा, संविधान के लागू होने के बारे में बात करता है। इसके अनुसार जब अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 392, 393 तथा 394 कुल 16 अनुच्छेद तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब संविधान बना, कब बना, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, 26 नवंबर 1949 को बना, तब कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक, तो दोस्तों हमारा ये 22 भाग खत्म हो गया और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ख़त्म हो गए हैं। अब आइए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, एक और बचा था अनुच्छेद 394 का, एग्ज़ाम में पूछा है आपके पास। 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, अनुच्छेद 394 का। ठीक, और अनुच्छेद 395 में क्या कहता है, इसके द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे।
तो मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ। तो 395 अनुच्छेद था उस टाइम, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? गणना की दृष्टि से मैंने बताया था ना, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? भारत में आर्टिकल नंबर 2 में भारत में शामिल कर सकती है। ठीक, किस अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया तो उसे अमान्य माना जाएगा? आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि अगर कोई कानून बनाए और मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा तो उस कानून को नहीं माना जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है? आर्टिकल नंबर 15 देता है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? आर्टिकल नंबर 15। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो आरक्षण का प्रावधान करता है तो ये 15(4) में करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देख लेना। समाज में कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान है आर्टिकल नंबर 15 में। जैसे किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या शहर वाले सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश के अधिकार कौन देता है? आर्टिकल नंबर 15(2) देता है। और दूसरी बात है, नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुआं, तालाब, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान अनुच्छेद 15(2) में ही किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जाएगा? जैसे कोई भारत रत्न पाया है तो उसके नाम के पहले और नाम के बाद में ये वर्ड नहीं जोड़ा जाएगा, तो ये 18(1) कहता है। ठीक है, जैसे बालाजी राघवन बनाम भारत संघ आया था 1996 में, उसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 81 में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि ये उपाधि नहीं सम्मान है और इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार है। शिक्षा संबंधी संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक का अधिकार इसमें तो है ही नहीं। संगम, ये वाला नहीं, तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, संगम या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार ये भी है। ठीक, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19(1) में है। ठीक है, 1919 के कम में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 20। मैंने बताया था ना, क्या है 20 में? 20 में 3 चीज़ है। ठीक, तीनों देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ आर्टिकल 20, कार्योत्तर कानून के अनुच्छेद 20(1) सुरक्षा देगा। क्या है इसमें? जैसे कोई भी व्यक्ति अपराध किया है, कोई व्यक्ति जिस टाइम अपराध किया उस टाइम जो कानून बना है उसी के हिसाब से इसको सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि बाद में कानून बना के इसके ऊपर थोपा जाए, ये गलत है। ठीक, अब क्या कहता है? दोहरे संकट से बचाव अनुपज, मतलब एक व्यक्ति को एक कार्य के लिए एक ही बार सज़ा मिले, मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। कोई व्यक्ति एक अपराध किया उसके लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, अपने ही खिलाफ मतलब बयान नहीं दिया जाए, ज़बरदस्ती बयान नहीं दिलवाया जा सकता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 20(3). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है? प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस में है? आर्टिकल नंबर 21 में कहता है। ठीक है, और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी कहता है विदेश जाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में ही, 21 में। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 में आता है। ठीक,
भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध किस आर्टिकल में करता है? आर्टिकल नंबर 23 में, ठीक है, 24 में। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध करता है। और 24 तो आपको पता है खानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष तक के बालक पर लागू होता है ये। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? इसके साथ बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी, सिख भी, लेकिन ये पारसी नहीं करता। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक। अनुच्छेद 25 ख में के प्रथम स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कृपाण धारण करना सिख की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 25 ख के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा एवं सुधार का अधिकार मिला है? 48 क में। क्यों 48 में क्या आता है? 48 में आता है कृषि और पशुपालन का संगठन आता है 48 में। कृषि और जब पशुपालन आ जाएंगे तो कृषि क्या करेंगे? पेड़ काटेंगे। कृषि के लिए पशुपालन क्या करेंगे? पेड़ को चढ़ जाएंगे। इसीलिए बाद में 48 ए जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 48 ए में क्या कहा गया? पर्यावरण का संरक्षण, उसका बचाव। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? भारत के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है कि राष्ट्र के जो राष्ट्र महत्व के स्मारक है, स्थान है और उसके वस्तुओं का उनको संरक्षण करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए? आर्टिकल नंबर 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे? बताइए, मैंने बताया था अभी आप लोगों को। तो आर्टिकल 75(3) है ये, ठीक है। हमारा आंसर हो गया सी वाला, ये 75(3) के थ्रू, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए? ये किस आर्टिकल में कहा गया है? बताइए आप लोग। एक कहे गए हैं आर्टिकल नंबर 93 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 93 में। और 97 में क्या कहा गया है? सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है 97। लेकिन अगर इसमें बोलेंगे कि लोकसभा के एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आवश्यकता 93। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा का अध्यक्ष मत निर्णायक होगा? मैंने बताया था यहाँ पे दो पार्टी है, एक को 50 मिला, एक को 50 मिला, तो बराबर बराबर मिला, यानी मतलब 100 था। तो अनुच्छेद 100 जब आ जाएगा तो लोकसभा क्या करेगा? निर्णायक मत देगा, ठीक है। अनुच्छेद 100 जब आ जाएगा, आगे देखते हैं। मनी बिल 110, ठीक है, मनी बिल की बात करेगा 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ये किस आर्टिकल के थ्रू है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये आप बताइए किस आर्टिकल के थ्रू है? 122 आर्टिकल जो है, 122 आर्टिकल जो है ये क्या कहता है कि संसद न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाए। आर्टिकल नंबर 122, ठीक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किस आर्टिकल में है? 352, 356, 360, 360 में, ठीक है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य संबंध, बताइए केंद्र राज्य संबंध किस आर्टिकल में आते हैं? तो 256 से 263 के बीच में आते हैं, ठीक। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 343, आर्टिकल नंबर 343। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन किया गया? आर्टिकल नंबर 40। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? जो आर्टिकल नंबर 85 है ना, संसद के सत्र 17 वह उसका विघटन करने की शक्ति देता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 85। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन हुआ है? 280।
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख तो आर्टिकल 320 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 320 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने के प्रावधान है? बताइए किसमें कहा गया है ये? तो ये 350 क में बताया गया है। 350 क में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? बताइए 343 में संघ की ये तो 343 की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343 आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। 324 तो आप लोग को पता है। 324 किसके लिए कहते हैं? बताइए। 324 हमने आपको बताया था, ये निर्वाचन के लिए है। निर्वाचन के अधीक्षण की 324 बात करता है। 352 आपात की बात करता है और 371 किसकी बात करता है? राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है? 371 बताया था मैंने आपको, अभी बताया था। क से काना नागालैंड, खसम असम। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, तो बताइए किसके द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 315 के द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन फिर आ गया? ये वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से और वीडियो लाता रहूँ आप लोग के सामने।